नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बंधन 7 फेरों का नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी सुनिए। भरत नीलू का गाल टच करते हुए कहते हैं, नीलू बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी देवरानी आ जाएगी तो तुम्हारा थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। नीलिमा हंसते हुए कहती है, भरत आप परेशान मत होइए, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। आप जाइए पापा के पास बैठिए, कोई आ जाएगा किचन में। इतने में ही सरला अपना चाय का कप लेकर किचन में आकर खांसते हुए नाराजगी से कहती हैं, रूम कम पड़ता है क्या जो तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। भरत एकदम से नीलिमा को छोड़कर तुरंत वहां से निकल जाता है। सरला कहती हैं, नीलिमा यहाँ हाथ का काम छोड़ो और जाकर पहले कुशा को स्कूल भेजो, मैं हूँ यहाँ पर। नीलिमा सरला को देखकर कहती है, जी मम्मी आप बस खीर बना लीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नीलिमा बाहर निकल जाती है। सरला तिरछी नज़र से नीलिमा को देखकर कहती हैं, फ्रेश होकर साड़ी चेंज करके आना। नीलिमा कहती है, जी मम्मी। इतना कहकर तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। भरत उसको इस तरह जाते देखकर अनिकेत से कहते हैं, पापा मैं अभी आया, राज ने कुशा को तैयार कर दिया था। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, वाह आज तो हमारी परी बहुत ही प्यारी लग रही है। कुशा नीलिमा का हाथ पकड़कर कहते हैं, मम्मा आज हमें हमारे हैंडसम ने तैयार किया है ना, इसलिए हम आपको सुंदर लग रहे हैं। यह देखिए हमारी चोटी भी चाचू ने बनाई है। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है, भैया हमारी देवरानी बहुत लकी होगी, बहुत खुश रहेगी वह आपके साथ। राज मुस्कुराकर शरारत से कहता है, क्यों आप भाई के साथ खुश नहीं हो क्या। नीलिमा एक नज़र दरवाजे पर खड़े भरत को देखकर कहती है, हम खुश नहीं बहुत खुश हैं आपके भाई के साथ। और अब आप अपनी शरारतें बंद कीजिए, कुशा की बस आती होगी, उसे ले जाइए। और हाँ, डाइनिंग पर उसका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल रखी है, याद से रख लेना। कुशा नीलिमा और भरत के गले लगकर कहती है, बाय मम्मा पापा। भरत कुशा का गाल छूकर कहते हैं, बाय बच्चा, स्कूल में नो शरारत। राज कुशा को लेकर नीचे चला जाता है। भरत आकर नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा, मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना। नीलिमा प्यार से भरत के गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, आप क्यों यह सब सोच रहे हो, मुझे भी ध्यान रखना था आज तो स्पेशली। भरत नीलिमा को बाहों में लेकर कहता है, वाकई मम्मा ने मेरे के आने के बाद कुछ नहीं कहा। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है, सही में कुछ नहीं, आप जाइए पापा के पास, हम अभी आते हैं। भरत नीलिमा के गालों को चूम कर कहता है, यार इतनी अच्छी क्यों हो आप, पापा का बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने मेरे लिए आपको चुना। इतना कहकर उसे टाइटली हक कर लेता है। नीलिमा भी धीरे से भरत के गालों को छूकर कहती है, पतिदेव ज़्यादा तारीफ करके आप हमारी आदत मत बिगाड़िए, वरना आपकी ही मुश्किल हो जाएगी। हंसते हुए कहती है, दरवाज़ा खुला है, अभी कोई आ गया ना तो फिर अब आपका पूरा बैंड बज जाएगा, तो प्लीज़ आप नीचे जाइए, हम अभी आते हैं। भरत मुस्कुराते हुए नीलिमा को देखता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, जल्दी आना। इतना कहकर नीचे चला जाता है। महेश्वरी भवन में शीतल अपने रूम में बैठकर फाइनल रिवीजन कर रही थी। वर्षा अंदर आते हुए कहती है, क्या कर रही है तू, टाइम देख 9 बजने वाले हैं, सुबह से कमरे में बंद है, चल फ्रेश होकर नाश्ता कर ले पहले। शीतल वर्षा को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी जी बस 5 मिनट, एक टॉपिक क्लियर कर लें, हम अभी आते हैं। वर्षा उसकी बुक समेट कर रखते हुए कहती है, तू मार खाएगी अब मेरे हाथ से, यह क्या सुबह सुबह भाभी जी लगा रखा है, चल जल्दी कर। शीतल कहती है, भाभी को भाभी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, तू ही बता दे। वर्षा हल्की मुस्कान लिए कहती है, मैं भाभी से पहले तेरी बेस्ट फ्रेंड थी हूँ और हमेशा रहूँगी, इसलिए मेरे सामने नौटंकी मत कर, जल्दी क्लियर कर। अगर तेरे भाई का फ़ोन आ गया और उन्हें पता चल गया कि उनकी छोटी ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो पक्का मेरा लंका लग जाएगी। शीतल हंसती हुई कहती है, तो यह भाई का डर है, ओके तू नीचे चल, मैं अभी आई। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, जल्दी आना। इतना कहकर रूम से निकलती है कि सौर्य का कमरा खुला देखकर उसके कदम अपने आप कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वह पूरे कमरे को प्यार से निहारती है और अलमीरा खोलकर सौर की शर्ट को अपने सीने से लगाकर कहती है, मिस यू सो मच, जल्दी आओ, अब नहीं रहा जाता अकेले। इतने में ही फ़ोन रिंग से होश में आती है। फ़ोन उठाकर कहती है, गुड मॉर्निंग, अब मैं अभी आपको ही याद कर रही थी।
सौर मुस्कुरा कर कहता है, तभी तो मेरी हिचकी नहीं रुक रही थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। रूम में होना मेरे शर्ट के साथ। वर्षा हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता चला? एक मिनट, आप हैं कहाँ? सौर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे दिल में। वर्षा कहती है, प्लीज़ सौर, हम सुबह सुबह मजाक के मूड में नहीं हैं, आप बताइए ना, आपको कैसे पता चला? सौर हंसते हुए कहता है, वर्षा, मैंने क्या कहा था? तुम्हारे पति की आंखें और कान दोनों ही बहुत तेज हैं, और वैसे भी यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शरारत से कहता है, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता मैडम, जब पहली बार तुमने मेरी शर्ट को अपने सीने से लगाया था, मैं तब से जानता हूँ। वर्षा शर्माते हुए कहती है, जाइए, हम नहीं करते, हमेशा आपकी टांग खींचते हैं आप तो यहाँ है नहीं, तो क्या हम आपकी शर्ट को सीने से लगाकर थोड़ा सुकून महसूस नहीं कर सकते? और शरारत से कहता है, शर्ट को छोड़ो, 15 दिन बाद आ रहा हूँ तुम्हारे पास, जितना मर्जी हो सीने से लगाए रखना, उफ तक नहीं करूँगा। वर्षा शरारत से कहती है, सौर बहुत शरारती हो आप। सौर कहता है, शरारतें तो बाद में दिखाएंगे आपको, पहले यह बताइए बिट्टू ने ब्रेकफास्ट किया? वर्षा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आप दोनों भाई बहन एक जैसे हमारी सुनते कहाँ हो? अभी आपकी गुड़िया को नहाने भेजा है, आ रही है फिर मैडम ब्रेकफास्ट करेंगी। सौर परेशान होकर कहता है, वर्षा, मम्मी पापा वहाँ? वर्षा कहती है, सौर साथ में हैं, शीतल के निकलते ही हम चारों मित्तल हॉस्पिटल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, कल के पेपर की तैयारी करो। वैसे भी रात को तुम्हारी छोटी अपना पूरा पेपर डिस्कस करेगी, आप जानते हैं ना उसकी आदत। सौर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ वर्षा, लेकिन अभी मेरा मन उससे बात करने का है, तुम देखो ना वह आ गई हो तो बात कराओ। वर्षा गंभीर लहजे में कहती है, सौर प्लीज मेरी एक बात मानेंगे? सौर बोलते हैं, बोलो। वर्षा कहती है, प्लीज अभी आप उससे बात मत करिए, वह ज़्यादा नर्वस हो जाएगी। आप और दी दोनों आज उसके पास नहीं हो, आपके बात करने से उसके मन में हलचल शुरू हो जाएगी, आगे आप जैसा उचित समझें। सौर मुस्कुरा कर कहता है, वर्षा तुम ठीक कह रही हो, मैं बिट्टू से रात में बात करूंगा, पर अभी तुम उसका ध्यान रखोगी, और अब उससे बोल देना सब नोटिस बंद कर दे और माइंड को रिफ्रेश करे। वर्षा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल पतिदेव, हम अपनी ननद का पूरा ध्यान रखेंगे। और कुछ? सौर शरारत से कहता है, बहुत कुछ है, लेकिन आने के बाद बताऊंगा, जल्दी से फ़ोन गालों से लगाओ, मुझे पढ़ना भी है। वर्षा झट से फ़ोन गालों पर लगाती है। सौर हल्के से उसके गालों को चूम कर कहता है, लव यू स्वीट हार्ट, ध्यान रखना, बाय। शीतल तैयार होकर नीचे आती है, नाश्ता करते हैं। इधर डलहौजी में हमारे लवर्स सोकर उठ गए थे। चाय पीकर देव सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, सेज यार, आज मना मत करना प्लीज। सेजल देव को देखकर कहती है, किस बात के लिए देव? हम समझे नहीं। देव उससे अपनी बाहों में भर कर कहता है, चलो ना साथ में शावर लेते हैं। सेजल देव की बातों से शर्म से उसके सीने में अपने आप को छुपा लेती है। देव उसे अपने आगोश में समेटे हुए ही कहता है, तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझूं सेज? सेजल धीरे से देव की ओर देखती है और अपनी पलकें झुकाकर हाँ कहती है, जिससे देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह प्यार से एकटक सेजल को देखता है और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर धीरे से उसे अपनी गोद से उतार कर खड़ा करता है। धीरे धीरे दोनों प्यार के सागर में डूबने लगते हैं। देव धीरे से उसकी नाइटी को कंधे से सरका देता है। देव के होंठ उसके गर्दन और कंधे को चूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव सेजल को दीवार से सटाकर गर्म पानी का शावर चालू कर देता है। जैसे ही सेजल के बदन पर गर्म पानी की बूंदें पड़ती हैं, वह देव के सीने से खुद ब खुद सट लेती है। धीरे धीरे दोनों के तन में बाहरी आवरण हट जाते हैं। अब दोनों प्यार की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का ही प्यार परवान चढ़ चुका था और यह एहसास दोनों को जीवन में पहली बार आया था। दोनों ही इस सुखद अनुभूति को जी भर कर महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद देव सेजल के गीले बालों में अंगुलियां चलाकर मधोसी से कहता है, बस करे सेज। सेजल देव को और टाइट पकड़ लेती है और धीरे से न में गर्दन हिलाती है। देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उनके कान के पास अपने होंठ रख कर कहता है, लेट हो जाएगा सेजल।
सेजल देव को कसकर पकड़ते हुए कहती है, देव हम ऐसे ही बाहर। देव उसको थोड़ा सा अपने से अलग करके टॉवल से कवर करता है। उसको ऐसे भीगे भीगे देखकर देव का मन भी छोड़ने का नहीं होता। देव उसके चेहरे को अपने हथेलियों से भरकर प्यार से निहारता है। सेजल के बालों से टपक कर पानी की बूंदें उसके चेहरे और होठों पर गिर रही थी। देव उसकी आंखों की कशिश में डूबते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जान, मेरी सुबह इतनी खूबसूरत बनाने के लिए, मेरा यह ट्रिप इतना यादगार बनाने के लिए। इतना कहकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। थोड़ी देर बाद सेजल से अलग होकर कहता है, आप जाइए, चेंज कर लीजिए। सेजल एक नज़र देव को देखती है और शर्म से फिर उसके सीने में अपने को छुपा लेती है। देव उसके सर को चूम कर कहता है, रेडी हो जाइए, मैं अभी आता हूँ। सेजल नजरें नीचे कर बाथरूम से बाहर आ जाती है और रेडी होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ही उनकी बुक्ड कैब आ जाती है। दोनों ही अपना लगेज गाड़ी में रखते हैं और अपने दिल में अनगिनत सुनहरी यादों को संजोकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अग्राल हाउस में 11 बजे भरत के साथ कुल गुरुजी पधार चुके थे। अंकित और सरला आकर पैर छूते हुए कहते हैं, प्रणाम गुरुजी। वरिष्ठ जी मुस्कान लेकर कहते हैं, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अंकित हॉल में रखे दीवान पर गुरुजी को बिठाते हैं। नीलिमा आकर उन्हें प्रणाम करती है और जलपान लगाती है। गुरुजी अंकित से कहते हैं, राज कहाँ है? सरला मुस्कुरा कर कहती है, गुरुजी काम से गया है, अभी आ रहा है। जितने आप जलपान कीजिए। जलपान ग्रहण करने के बाद अनिकेत गुरुजी की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, गुरुजी बच्चों की जन्म कुंडली। वशिष्ठ जी एक नज़र अनिकेत और सरला पर डालते हैं और मुस्कान के साथ कहते हैं, अनिकेत छोटी बहू लाने की तैयारी करो। इतनी अद्भुत जन्म कुंडली मिली है कि राज के जीवन की दशा ही बदल जाएगी। सरला हैरानी से अनिकेत की तरफ देखती है। अनिकेत से आंखों के इशारे से चुप रहने को कहते हैं। अनिकेत खुश होते हुए कहते हैं, गुरुजी जल्दी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ गंभीर लहजे में कहते हैं, अनिकेत राज की कुंडली देखकर एक पल को मैं चिंतित हो गया। आने वाला कुछ समय राज के जीवन के लिए संकटकारी है। अभी जो ग्रह दशा राज की कुंडली में है उसके निवारण का एक ही उपाय है, उसका विवाह अति शीघ्र ही कन्या से करना। इस कन्या के ग्रह राज के ग्रह से भारी है और इस कन्या के ग्रहों से ही राज के जीवन में आने वाली सारी विपदा दूर की जा सकती है। दोनों की कुंडली में 36 गुणों का समायोग है। ऐसी कुंडली बिरले लोगों की ही देखने को मिलती है। गुरु जी की बातों से नीलिमा, भरत, सरला, अनिकेत सभी के चेहरे पर डर की रेखा खींची जाती है। सरला अनिकेत चिंतित होकर कहते हैं, गुरु जी कैसा संकट है मेरी राज पर? वशिष्ठ जी शांत स्वर में कहते हैं, घबराओ मत, धैर्य धारण करो। जैसी उसकी नौकरी है उसमें अनेकों दुश्मन हो सकते हैं। दोनों बच्चों की कुंडली बहुत उत्तम है। राज के जीवन में इस बच्ची का प्रवेश उसके सभी कष्टों का निवारण कर देगा। दोनों की जोड़ी शिव पार्वती के जैसी रहेगी। अनिकेत चिंतित होकर कहते हैं, लेकिन क्या गुरुजी? वशिष्ठ जी सरला के चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान, कुछ कहना है? सरला अनिकेत की ओर देखती है। अनिकेत की गुस्से से भरी आंखों में देखते ही गंभीर स्वर में कहती है, कुछ नहीं गुरुजी, राज की चिंता हो रही है। गुरुजी शांत स्वर में कहते हैं, अनिकेत अगले 15 दिन बाद अधिक मास शुरू हो रहा है। वैसे तो पूरा माह पूजा पाठ के लिए शुभ है। अधिक मास की पूर्णिमा को जल के किनारे वट वृक्ष के नीचे दोनों बच्चों को जोड़े से पूजा करके बैठकर 101 मंत्र की आहुति देकर यज्ञ करना होगा, जिससे उनके जीवन में आने वाला संकट कम हो और इनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी। बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर दोनों के विवाह का योग है। इस बार ऐसा विचित्र संयोग बन रहा है। इस दिन जो जोड़े पड़े सूत्र में बंधे हुए उसका बंधन 7 जन्मों तक अटूट रहेगा। अनिकेत चिंतित स्वर में कहते हैं, लेकिन गुरुजी बिना सगाई के
दोनों बच्चों को एक साथ गुरुजी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, सगाई कर लो, अभी तो वैसे भी सभी दिन शुभ हैं। भरत हाथ जोड़कर चिंतित स्वर में कहते हैं, गुरुजी राज के जीवन को खतरा तो नहीं। गुरुजी हल्की मुस्कान लिए चेहरे पर कहते हैं, निश्चिंत रहो बच्चों, क्या करना राज के जीवन में सावित्री जैसी है जो राज को हर मुसीबत से बाहर खींच कर ले आएगी। इन बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए बस एक यही उपाय है, बाकी हर सब हर इच्छा है। अनिकेत गंभीर लहजे में कहते हैं, गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप ही इस पूजा विधि को संपन्न करें। वरिष्ठ जी हल्के चेहरे पर मुस्कान लिए कहते हैं, जरूर, अब चिंता छोड़ो और राज की गृह लक्ष्मी लाने की तैयारी करो। अनिकेत शांत होकर कहते हैं, गुरुजी हमें यह बात बच्ची के घर बतानी होगी, उसके बाद में आपसे संपर्क करूंगा। वशिष्ठ जी हल्की मुस्कान लिए कहते हैं, बिल्कुल बेटा, उनकी रजामंदी जरूरी है। इतने में ही राज बाहर से आता है और गुरु जी को देखकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करता है। गुरुजी राज को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा आपकी कुंडली में अति उत्तम विवाह योग बन रहा है। राज मुस्कुराकर अपने परिवार को देखता है। थोड़ी देर बाद राज अनिकेत से कहता है, पापा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है। गुरुजी को देखकर कहता है, आज्ञा दीजिए। इतना कहकर प्रणाम करता है। गुरुजी कहते हैं, चिरंजीव भव। राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इधर अनिकेत गुरुजी का भोजन लगाने को कहते हैं। नीलिमा गुरुजी के लिए भोजन लगाती है। गुरुजी भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ धोकर नीलिमा से कहते हैं, साक्षात अन्नपूर्णा को हो। बेटा आप इतना स्वादिष्ट और सात्विक भोजन खाकर मन प्रसन्न हो गया। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन ग्रहण करने के बाद भरत और अनिकेत उन्हें गायत्री आश्रम छोड़ आते हैं, जहाँ कुछ दिन उन्हें रुकना था। सरला और नीलिमा हौले से बैठे अनिकेत और भरत का इंतजार कर रहे थे। दोनों के आते ही नीलिमा सभी के लिए लंच लगाती है। सरला खाते हुए अनिकेत से कहती है, आपने राज के लिए लड़की पसंद कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अनिकेत सरला को देखकर शांत स्वर में कहते हैं, पहले कुंडली मिलाना जरूरी था। सरला, वह हो गया तो अब मैं तुम सबको बताता हूँ। मैंने राज के लिए शीतल को पसंद किया है। वो एक समझदार, सुलझी और गुणी बच्ची है। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे राज को मिल ही नहीं सकता। अनिकेत की बात सुनकर नीलिमा खुश होकर कहती है, आप सच कह रहे हैं पापा। अनिकेत और भरत एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ बेटा, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी देवरानी। नीलिमा खुश होकर, एकदम परफेक्ट जोड़ी, सीता राम जैसी। हम तो बहुत खुश हैं। कुशा को पता चलेगा कि उसकी एंजल अब उसकी चाची बनने वाली है तो वह तो खुशी से झूम उठेगी। सरला अनिकेत की ओर देख कर कहती हैं, लेकिन राज अनीता को पसंद करता है। अनिकेत के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। वह सरला को गुस्से से देख कर कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि इस घर में लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर भी तुम दोनों माँ बेटे की सुई अभी भी उसी जगह पर टिकी है। सरला चिंतित स्वर में कहती है, लेकिन अगर राज नहीं माना तो। अंकित गुस्से से कहते हैं, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लेना। कल तुम अभी राज से इस बारे में बात नहीं करोगी, मैं कल उससे बात करूंगा। थोड़ा रुक कर कहते हैं, अभी गुरुजी ने इतना सब कहा, फिर भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। सरला बीच में खाना छोड़कर उठकर चली जाती है। भरत अनिकेत के हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं, पापा प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम कल राज से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है वह हमारी आपकी बात नहीं टालेगा। आप मम्मा के पास जाइए और प्लीज़ थोड़ा गुस्सा कम करना। नीलिमा चिंतित स्वर में कहती है, पापा भरत सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर भैया से बात करेंगे, पर प्लीज़ आप टेंशन मत लेना, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज़ पापा। इतना कहते हुए नीलिमा अनिकेत के आगे अपने हाथ जोड़ लेती है। अनिकेत उसके हाथ को पकड़कर सर पर हाथ रखता है। चिंता मत करो बच्चे, मैं अपनी तबीयत खराब नहीं करूँगा, मुस्कुराते हुए कहता है, सदा खुश रहो। भरत को देखकर, बेटे शीतल में मुझे नीलिमा की छवि दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है यह दोनों मेरे घर को स्वर्ग बना देंगी। भरत और नीलिमा मुस्कुराकर अनिकेत के गले लग जाते हैं।
मित्तल हाउस में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। इतने में ही अंजलि अपना ऑफिस बैग लेकर सीढ़ियों से उतरती हुई आती है। कृष्णा उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा, आज इतनी जल्दी तैयार हो गई। अंजलि दीवान जी के पास बैठकर कहती है, चाची आज जल्दी साइट पर जाना है, सर को थोड़ी इमरजेंसी मेल करनी है। निशांत अंजलि से के चेहरे की चमक और बेताबी को देखकर हैरान था। वह नाश्ता करते हुए कहता है, अंजू थोड़ी देर में निकलेंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले हम ऑफिस जाएंगे, उसके बाद साइट पर। अंजलि एक नज़र निशांत को देखकर कहती है, निशु तुम ऑफिस जाओ। चाचू क्या मैं आज आपकी गाड़ी लेकर डायरेक्ट ग्रीन वैली जा रही हूँ, प्लीज़ आप निशु के साथ चले जाना। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकर गाड़ी आराम से चलाना। अंजलि उठकर कहती है, थैंक यू चाचू। मीना जी कहती हैं, अरे ढंग से नाश्ता तो कर, कहाँ जा रही है। अंजलि कहती है, मम्मा मैं अपना फ़ोन कमरे में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर झट से अपने रूम में जाती है। अंजलि फ़ोन उठाकर फ़ोन अनलॉक कर देखती है, लेकिन जिसके फ़ोन और मैसेज के इंतज़ार में थी वहाँ से कोई मैसेज नहीं था। वह मन में सोचती है, यह हमें क्या हो रहा है, रात में ही हम बार बार सर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, उनके फ़ोन का इतनी बेसब्री से इंतज़ार क्यों है हमें, पता नहीं कल से क्या हो रहा है। इतना सोचते ही उसकी नज़र ड्रेसिंग के मिरर पर पड़ती है। तुरंत सामने जाकर अपने आप को देखती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आज अंजलि बहुत दिनों बाद अच्छे से तैयार हुई थी। स्काई ब्लू कुर्ती के साथ जीन्स, बालों की हाई पोनीटेल, आंखों में गहरा काजल और हल्की सी डार्क मूव सेट लिपस्टिक। अपने आप को इस तरह देखकर अंजलि शर्मा रही थी। वह मुस्कुराते हुए नीचे आती है। निशांत की गहरी नज़रें पूरी तरह से अंजलि पर ही थी। नाश्ता करने के बाद उठते हुए सबको बाय करती है। कृष्णा उसको रोक कर कहती हैं, रुको अंजू। अंजलि हैरानी से पीछे मुड़कर कहती है, क्या हुआ चाची। कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, इधर आ। अंजलि कृष्णा जी के पास आती है। कृष्णा जी अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा कर कहती हैं, नजर न लगे तुझे, आज बहुत प्यारी लग रही है, अब ठीक है जा। अंजलि शर्मा कर कृष्णा जी के गले लग जाती है और पास बैठे निशांत के बालों को बिगाड़ते हुए कहती है, ओए नौटंकी, जल्दी साइड पर आना। इतना कहकर वो बाहर निकल जाती है। निशांत हैरानी से सबकी तरफ देख कर कहता है, आज इसकी क्या लॉटरी लगी है जो इतना खुश है। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज बहुत दिनों बाद फिर से इसका चुलबुलापन देखा है। मनोहर जी कहते हैं, हाँ दीनू, पिछले कुछ दिनों से मैं भी वॉच कर रहा था, मुझे लगा शायद वर्कलोड की वजह से होगा। आज इसे खुश देखकर मन में बहुत सुकून मिल रहा है। निशांत मन में उसकी खुशी का कारण कहीं विनोद का कॉल तो नहीं, और इतना तैयार होकर साइड पर जाना क्या चक्कर है। थोड़ी देर बाद, ओ तेरी, आज विनोद का साइड पर वीडियो कॉल आएगा और इसे वीडियो बनाकर सेंड करने को कहा है। यह बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। इतना सोचते ही दीवान जी को देखकर कहता है, पापा नाश्ता हो गया हो तो चलें, शाम को जल्दी भी आना है। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, निशु तुम निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। निशांत कहता है, ओके पापा, फिर आप सीधा ऑफिस जाना। दीवान जी कहते हैं, बिल्कुल बेटा। निशांत अपनी फाइल और बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ अंजलि साइट पर पहुंचकर सारे विला के इंटीरियर के वीडियो बनाती है और विनोद के नंबर पर गुड मॉर्निंग नोट के साथ सेंड कर देती है। विनोद मैसेज की बीप से बेड पर लेटे हुए ही फ़ोन उठाकर चेक करता है। अंजलि का मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह वीडियो ओपन करता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह बार बार उस वीडियो को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेल डन माई एंग्री बर्ड, यू सरप्राइज मी विद योर आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, आई लाइक इट वेरी मच। इतना कहकर फ़ोन चूम लेता है। बेड से उठकर सीधा बालकनी में जाकर चेयर पर बैठकर टाइम देखता है और अंजलि को मैसेज करता है, इफ़ यू आर फ्री आई कॉल। अंजलि विनोद का मैसेज रीड करती है और तुरंत कॉल लगाती है।
विनोद अंजलि का कॉल देखता है और मुस्कुराते हुए डिस्कनेक्ट कर देता है और अंजलि का नंबर डायल करता है। अंजलि फ़ोन उठाकर हल्की नाराज़गी से कहती है, आपने मेरा फ़ोन क्यों काटा? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, क्या बात है, आज आपने फुल टसन में हो। अंजलि सकपकाते हुए कहती है, नहीं नहीं सर वो। विनोद कहता है, क्या हुआ मिस एटीट्यूड, यह गाड़ी को ब्रेक कैसे लग रहे हैं? अंजलि हल्के से गुस्से से कहती है, सर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका। विनोद कहता है, ओके ओके फाइन, लड़ो मत यार, सुबह सुबह नींद में से सोकर उठा हूँ। अंजलि शांत स्वर में कहती है, सर सब नींद से ही उठते हैं, आप क्या स्पेशल हैं? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, नॉट बैड, आज क्या खाकर आई है, सुबह सुबह जो इतना सवाल जवाब कर रही है। एट एनी वे, आपका वीडियो देखा बहुत खुश हुआ। सच में मिस अंजलि, आपने मुझे अपने काम से सॉफ्ट कर दिया। थैंक यू, डोंट माइंड, आई वांट टू सी इट। अंजलि खुश होकर कहती है, सर हम इसलिए तो अकेले जल्दी ही आ गए ताकि आपको डायरेक्ट वीडियो दिखा सकें। विनोद हैरानी से कहता है, निशांत कहाँ है? अंजलि अटकते हुए कहती है, सर वह ऑफिस गया है, बाद में आएगा। विनोद नाराज होते हुए कहता है, अभी साइड पर कौन है? अंजलि धीरे से कहती है, सर कोई नहीं। विनोद गुस्से से कहता है, व्हाट आर यू मैड, क्या जरूरी थी अकेले जाने की? इतनी बड़ी साइड पर अकेले हो आप? अंजलि उदास होकर कहती है, सर सॉरी। विनोद हल्के गुस्से से कहता है, क्या अब वो लगा रखा है? कब आप अपना बचपना छोड़ेंगे? आप फ़ोन रखो, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। फ़ोन काट कर सीधा प्यून को फ़ोन लगा कर कहता है, कहाँ हो तुम? प्यून कहता है, सर रास्ते में हूँ। विनोद कहता है, ओके फटाफट साइट पर पहुँचो, वहाँ अंजलि जी हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो देख लेना। पापा और दी थोड़ा लेट आएंगे। प्यून कहता है, जी सर। विनोद तुरंत अंजलि को वीडियो कॉल करता है। अंजलि फ़ोन पिक कर लेती है। विनोद की नज़र जैसे ही अंजलि पर पड़ती है वह उसे देखता ही रह जाता है। आज अंजलि खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। विनोद उसको देखकर कहता है, मिस अंजलि, मैं एक बार सारे विला देखना चाहता हूँ। अंजलि विनोद को कुछ विला के इंटीरियर दिखाती है। विनोद बारीकी से उन सभी को देख रहा था और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अंजलि धीमे स्वर में कहती है, सर कोई चेंज करना हो या फिर कोई एक्स्ट्रा सजेशन? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, ज़रूरत नहीं, मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत ऐसा लग रहा है, जल्दी से आ जाऊं। अंजलि तपाक से कहती है, तो आ जाइए ना सर, फिर हम एक साथ। विनोद एकदम से हैरान होकर कहता है, क्या कहा आपने? रिपीट इट एंड कंप्लीट यू आर सेंटेंस। अंजलि नजरें नीचे करके कहती है, कुछ कुछ नहीं सर। विनोद गहरी नज़रों से अंजलि को एकटक देखते हुए कहता है, आप साइड से सीधे कहीं बाहर जाने वाली हैं क्या? अंजलि विनोद को देख कर कहती है, नो सर, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? कोई काम है तो बता दीजिए, हम कर लेंगे। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, अरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, रुक जाइए, कोई काम नहीं है मुझे। अंजलि अपने फुल एटीट्यूड में कहती है, तो फिर आपने पूछा क्यों? विनोद अंजलि को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, आप आज इतना तैयार होकर? अंजलि विनोद की ओर देखकर गुस्से से कहती है, क्या मतलब है आपका? और बताइए तो जरा, क्या एक्स्ट्रा तैयार हुए हैं हम? थोड़ा रुक कर आप इंटीरियर देख रहे थे या फिर मुझे इतना कहते ही अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबा लेती है? विनोद के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। वो उसे गहरी नज़रों से देखकर कहता है, ग्रेट, मतलब आज लेडी सिंघम बनी घूम रही हैं, अकेले साइड पर आना, सुबह सुबह मेरी बैंड बजाना, आई एम इंस्प्रेस्ड। विनोद की बातों से अंजलि की आंखें ही ऊपर नहीं होती। विनोद गंभीर होकर कहता है, लुक अहेड। अंजलि विनोद के सामने देखती है। विनोद शांत स्वर में कहता है, ऐसे ही रहा करो, सूट करता है। अंजलि विनोद को एक नज़र देकर कहती है, सर फ़ोन रखें, मैं नीचे ऑफिस में जा रही हूँ, स्टाफ आ गया होगा, मुझे मीनाक्षी के साथ कलर कोडिंग का काम करना है, आपकी कोई कलर चॉइस? विनोद उसको बीच में रोक कर कहता है, आप जो कहेंगे वह बेस्ट होगा। ओके थैंक यू। अंजलि शांत होकर से कहती है, सर किस लिए? विनोद शांत स्वर में कहता है, मेरी मॉर्निंग इतनी अच्छी बनाने के लिए। है वाह, गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
अंजलि विनोद की ओर देखकर उदास होते हुए कहती है, बाय टेक केयर। विनोद अंजलि को देखता है और उसके चेहरे की उदासी को देखते ही उसके दिल में एक बेचैनी सी होती है। वह तुरंत एक बार उसे देखकर फोन काट देता है और बालकनी में बैठे कॉफ़ी का कप उठाता है जो अभी अभी सर्वेंट रख कर गया था। कॉफ़ी पीते हुए मन में सोचता है, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा वही एटीट्यूड देखा है जिसका मैं पहले से ही दीवाना हूँ। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो और जल्दी से अपने दिल की बात सुनो यार। चेहरे पर मुस्कान लिए सोचता है, मेरी एंग्री वर्ड, आज दिन तो तुम्हारा बहुत बेचैनी से निकलेगा। आज हर पल तुम्हें मेरा एहसास होगा, इतना तो मुझे यकीन है। कॉफ़ी पीकर फ्रेश होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर शीतल भी अपने एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुंच गई थी। इत्तेफाक से उसका सेंटर भी नसीराबाद के नारायणी देवी टीटी कॉलेज में आया था, जहां आज थाने में ही राज की ड्यूटी थी। वह यहाँ अनिकेत दीवान जी को फ़ोन कर शाम को ऑफिस में मिलने का टाइम देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। सरला वहाँ काउच पर अपने सर को पीछे टिकाकर आंखें बंद कर बैठी थी। अनिकेत एक नज़र उसकी ओर देखते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अनिकेत सरला के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर गंभीर स्वर में कहते हैं, आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो सरला। सरला आंखें खोलकर देखती हैं। उसकी आंखें की नमी देखकर अनिकेत शांत स्वर में कहते हैं, बस इतना ही भरोसा है मुझ पर। सरला नम स्वर में कहती हैं, ऐसी बात नहीं है जी, मैं राज के बारे में चिंतित हूँ। अभी गुरुजी ने जो कहा। अनिकेत सरला को दिलासा देते हुए कहते हैं, आप किसी भी तरह की चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। बस मुझसे एक वादा करिए कि आप मेरे फैसले में मेरा साथ देंगी। सरला हैरानी से अनिकेत को देखकर कहती है, कैसा फैसला? मैं समझी नहीं। अनिकेत सरला को देखकर शांत स्वर में कहते हैं, राज की शादी का फैसला। कल मैं राज से बात करूंगा सरला। शीतल से अच्छी लड़की हमें अपने राज के लिए नहीं मिलेगी। सरला बेचैन होकर कहती है, लेकिन राज ने मुझसे कहा है कि उसकी शादी का फैसला वह खुद करेगा। अनिकेत बीच में ही सरला को रोककर गंभीर स्वर में कहते हैं, आप चाहती हो 20 साल पहले जो इस घर में हुआ दोहराया जाए? सरला नम स्वर में कहती है, नहीं जी, हम उस पल को सपने में भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन रात की खुशी। अनिकेत गंभीर स्वर में कहते हैं, रात की खुशी शीतल से है, उस लड़की से नहीं सरला। मेरा मन कहता है कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सरला उदासी से कहती है, आप आराम से बात करना, हमें बहुत डर लग रहा है। पुरानी बातें याद करके ही हमें बेचैनी हो रहा है। कहीं कुछ अनर्थ? अनिकेत सख्त स्वर में कहते हैं, कुछ अनर्थ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से जानती है हम क्या करना चाह रहे हैं, आप समझ रही हैं ना? सरला अनिकेत को देखकर कहती हैं, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज़ आप ज़्यादा हाइपर मत होना। बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ उल्टा सीधा। अनिकेत सरला को देखकर शांत लहजे में कहते हैं, इतना ही भरोसा है अपनी परवरिश पर। ऐसी बातें करके तो आप खुद को ही कटघरे में खड़ी कर रही हो। थोड़ा रुक कर कहते हैं, सरला भरत और रागिनी को देखो, क्या कमी है? अर्जुन भी, मिया नीलिमा में, दोनों ही अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। दोनों ने ही हमारे फैसले को स्वीकारा था। यह तो चलो कुछ साल पुरानी बात है। आज आप यह बताइए, अभी देव की शादी हुई है, आपको कुछ कमी लगी सेजल में? सरला अनिकेत को देखकर भावुक होते हुए कहती हैं, नहीं जी, सेजल और मेरी नीलिमा जैसी बहुएं हर कोई अपने घर में लाना चाहेगा, लेकिन फिर भी मुझे राज की ममता खींच लेती है। अनीता उसकी पसंद है, कहीं हम जबरदस्ती उसकी शादी करके उसे उसकी खुशियां न छीन ले। अनिकेत शांत स्वर में कहते हैं, एक बार यह शादी हो गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह बच्ची हमारे राज को बदल देगी। सरला उदासी से कहती है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, मैं आपके साथ हूँ। अनिकेत लंबी सांस लेकर कहते हैं, एक बात और सरला, माँ आ रही हैं, उन्हें इस मैटर से दूर रखना। उन्हें उनका इंटरफेयर नहीं चाहिए, विशेषकर राज के मामले में तो बिल्कुल नहीं, समझी आप?
सरला अनिकेत की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाती है। अनिकेत शांत स्वर में कहते हैं, क्यों बीच में से खाना छोड़कर आ गई? जबकि आप जानती हैं कि मुझे इस तरह बीच में से खाना छोड़कर परिवार के किसी भी सदस्य का जाना पसंद नहीं है। सरला, आज तुमने ढंग से खाना नहीं खाया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे अंदर आने के बाद किसी के गले से निवाला नीचे उतरा होगा? अरे वाह बच्ची, पूरा दिन हंसी खुशी घर में सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। आज तुम्हारे कारण वह भी भूखी रह गई। सोचो सरला, ठंडे दिमाग से सोचो। सरला आंखों में आंसू लेकर कहती है, गलती हो गई जी, मैं राज के लिए परेशान थी, इसलिए ये सब। इतना कहकर काउच से उठते हुए कहती है, मैं अभी आई। अनकेत सरला का हाथ पकड़कर कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, आप आइए मेरे साथ। अनकेत सरला के साथ बाहर हॉल में आते हैं। सरला कहती हैं, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। इतना कहकर किचन में जाती हैं और फटाफट सभी के लिए ड्राई फ्रूट्स वाला गरम गरम दूध तैयार करती हैं और अनिकेत को देखकर 2 गिलास पकड़ाते हुए कहती हैं, यह पकड़िए हम दोनों का, मैं अभी आई। इतना कहकर नीलिमा भरत के कमरे में जाकर नॉक करती हैं। नीलिमा आकर दरवाज़ा खोलती है, सामने सरला को देखकर कहती है, मम्मी आप, कुछ काम था तो मुझे। सरला उसको बीच में हाथ से इशारे से रोककर थोड़ा कड़क होकर कहती हैं, बातें बाद में करना, यह पकड़ो और दोनों जल्दी से ख़त्म करो। न कुशा के आने का टाइम हो गया है, उसको भी खाना खिलाकर रेस्ट करना। 5 बजे तुम मुझे नीचे किचन में मिलनी चाहिए। इतना कहकर झट से मुंह फेर कर मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। अनिकेत हॉल में बैठे हुए ऊपर हो रहे ड्रामे को देख कर मुस्कुरा रहे थे। सरला नीचे आकर अपना गिलास उठाती हैं और पीती हैं। अनिकेत हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहते हैं, यह खड़ूसपन दिखाकर प्यार जताने का अलग तरीका है तुम्हारा, क्या समझूं इसे मैं? सरला सरला हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहते हैं, मेरे प्यार जताने का यही तरीका है। तिरछी नज़र से अनिकेत को देखकर कहती हैं, 40 सालों से आपने तो कभी ऐतराज नहीं जताया, अब बच्चों के लिए क्यों? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका, थोड़ा रुक कर कल के लिए कमर कस लो, आपके लाडले एसीपी साहब से डायरेक्ट मुकाबला है हमारा। सरला परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं क्या होगा, मन घबरा रहा है। अनिकेत शांत स्वर में कहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करो, सब ठीक होगा। मैं शाम को दीनू के पास जाऊंगा, हो सकता है मुझे आने में टाइम लग जाए, टेंशन मत करना, पर डिनर पर आपके साथ रहूंगा। टेढ़ी नज़रों से सरला को देखकर रूठी हुई बीवी को खाना जो खिलाना है। सरला मुस्कुरा कर कहती है, ज़्यादा बातें मत बनाइए और चलकर थोड़ा रेस्ट करिए। दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं। शाम 5 बजे के लगभग एकदम से मौसम करवट लेता है और तेज हवाओं के साथ आंधी शुरू हो जाती है। यहाँ शीतल का एग्जाम भी खत्म हो जाता है। वह बाहर आकर जल्दी से कैब बुक करती है, लेकिन 2-3 बार उसकी राइड कैंसिल हो जाती है। वह परेशान होकर दोबारा ट्राई करती है कि वर्षा का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बोल वर्षा। वर्षा कहती है, पेपर हो गया तेरा, कब तक पहुँचेगी? शीतल परेशान होकर कहती है, यार 2-3 बार राइड कैंसिल हो गई, मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, कॉलेज के पास कोई स्टैंड भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऊपर से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। वर्षा शांत लहजे में कहती है, तू परेशान मत हो, मैं पापा को लेकर आ जाती हूँ। शीतल कहती है, नहीं वर्षा, तुझे पता है ना, यह रास्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ पापा को कुछ मत कहना, तू फ़ोन रख, मैं 1-2 बार और कोशिश करती हूँ, मैं काफ़ी स्टूडेंट खड़े हैं, कुछ न कुछ मैनेज हो जाएगा, तू बस अपना और मम्मी पापा का ध्यान रखना, और भाई का फ़ोन आए तो प्लीज़ उन्हें मत बताना। ओके, मैं कैब मिलते ही दोबारा कॉल करती हूँ। शीतल की बातों से वर्षा के चेहरे पर भी परेशानी बढ़ जाती है। शीतल दोबारा ट्राई करती है, लेकिन एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगती है। अब उसके चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना आने लगते हैं। वह हाथ जोड़ते हुए कहती है, कान्हा जी मदद करो प्लीज़। इतना बोलते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है। यहाँ राज अपनी ड्यूटी पूरा कर अपना चार्ज हैंड ओवर करता है और गाड़ी लेकर थाने से बाहर निकलता है। बाहर आकर मौसम को देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, राजस्थान में शिमला जैसी फीलिंग, वाह अमेजिंग यार,
नवा मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट करता है और अनीता का नंबर लगाता है। अनीता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राज 2-3 बार ट्राई करता है लेकिन सेम आंसर से झुंझुलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहता है, पता नहीं यह लड़की कहाँ है, मेरी कभी नहीं सुनती। न मुझे अपने गांव का एड्रेस दिया, न ही कोई अल्टरनेटिव नंबर मेरे पास है। कैसे पता करूं, कैसी होगी। थोड़ा शांत होता है और फ़ोन रखता है। म्यूजिक सिस्टम चालू करने के लिए रिमोट उठाता है कि कॉलेज के सामने स्टूडेंट की भीड़ में उसकी नज़र शीतल पर पड़ती है, जो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ परेशानी दिख रही थी। राज की गाड़ी थोड़ी आगे निकल जाती है। वह झटके से गाड़ी को रोककर साइड में कर लेता है और बाहर निकलकर वहां खड़े स्टूडेंट को देखकर उसको सारी गणित समझ आ जाती है। तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर शीतल के पास जाकर गाड़ी रोक देता है। शीतल घबराकर ऊपर देखती है लेकिन प्रॉपर लाइट न होने के कारण उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। राज गाड़ी से बाहर आकर शीतल से कहता है, तुम यहाँ इस समय। शीतल एकदम से नजरें उठाकर सामने देखती है। राज को देखते ही घबराहट के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। राज उसको देखकर मोबाइल उठाते हुए कहता है, भूत देख लिया क्या, इतना क्यों घबरा रही हो तुम। शीतल अटकते हुए कहती है, वो कब से कैब बुक कर रहे हैं, बार बार राइड कैंसिल हो जा रही है। राज शांत स्वर में शीतल को देखकर कहता है, शायद मौसम की वजह से कोई आना नहीं चाह रहा होगा, ऊपर से रास्ता भी डेंजर है। आप आइए मेरे साथ, मैं घर ही जा रहा हूँ। शीतल एक नज़र राज को देखती है और अपने आसपास खड़े स्टूडेंट को देखते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के भाव आ जाते हैं। राज उसके चेहरे को गौर से देखता है और फिर थोड़ा सख्त होकर कहता है, तुमसे ही कह रहा हूँ, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या चलने का कष्ट करोगी। शीतल एक नज़र राज को देखती है और चुपचाप गाड़ी का बैक डोर खोलती है कि राज गुस्से से कहता है, डू यू फील लाइक एन ए ड्राइवर, सिट फॉर क्विकली एंड कम फॉरवर्ड। शीतल मन में कहती है, हमेशा अकड़ में ही रहना जरूरी है क्या, कभी ढंग से बात नहीं करते। अभी तो बैठ जा शीतल, यदि गुस्सा हो गया तो पक्का छोड़ कर जाएगा। राज गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, सीट बेल्ट बांधो। शीतल जल्दी से सीट बेल्ट बांध देती है। राज दोबारा कहता है, यू टर्न करके गाड़ी कॉलेज के कैंपस में ले जाकर खड़ी कर देता है। शीतल हैरानी से देखती है, हम तो घर जा रहे थे, यहाँ क्यों आए। राज सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, तुम्हें छोड़ने आज यही रहो, कल सुबह आ जाना। इतना कहकर गेट खोलता है और कॉलेज में मैनेजमेंट के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। शीतल अब भी अपनी साइड का गेट खोलकर उसके पीछे चलने लगती है। राज पीछे मुड़कर देखता है और शीतल को देखकर कहता है, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। शीतल अटकते हुए कहती है, जी वो हम। राज खड़े होकर कहता है, क्या ओ हम, जाकर गाड़ी में बैठो और घर पर इन्फॉर्म कर दो, मैं आ रहा हूँ। शीतल एक नज़र राज को देखती है और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। घर के नंबर पर फ़ोन लगाती है। शेखर और सुमन वर्षा के साथ हॉल में बैठे परेशान हो रहे थे। फ़ोन की रिंग से शेखर जी उठते हैं और फ़ोन उठाकर कहते हैं, हेलो। शीतल कहती है, पापा हम बोल रहे हैं। शेखर बेचैनी से कहते हैं, बेटा कैब मिली क्या। शीतल, रिलैक्स पापा, वो कैब तो बार बार कैंसिल हो रही थी, लेकिन शेखर जी कहते हैं, फिर क्या बचे, ऐसा कर तू कॉलेज में ही रहना, मैं अभी वर्षा के साथ निकलता हूँ। शीतल कहती है, रुकिए पापा, आप पूरी बात तो सुनिए। शेखर जी घबराते हुए कहते हैं, जल्दी बोल बच्चे। शीतल कहती है, पापा अंकित अंकल के छोटे बेटे अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर जा रहे थे, उन्होंने हमें देखा तो गाड़ी रोक ली, हम उनके साथ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बेफिक्र रहिए। शेखर शांत स्वर में कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा जो राज जी तुम्हें मिल गए। अभी तुम कहाँ तक पहुँचे। शीतल कहती है, पापा अभी वह कॉलेज में मैनेजमेंट ऑफिस गए हैं, कुछ काम है शायद, बस फ्री होकर निकल जाएंगे, तो आप रिलैक्स रहिए, हम फ़ोन रखते हैं, वह आ रहे हैं पापा। शेखर जी कहते हैं, ठीक है बेटा जल्दी आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। शीतल फ़ोन रखती है कि सामने राज को कुछ ऑफिस स्टाफ के साथ आते देखकर हैरानी से कहती है, अब यह करने का जा रहे हैं।
अंदर ऑफिस रूम में राज ने मैनेजमेंट टीम को ऑर्डिनेटर से बात कर स्कूल की बस से बाकी के स्टूडेंट को घर पहुंचाने का कहा था। राज स्टाफ से हाथ मिला करके आता है और गाड़ी का गेट खोलकर एक नज़र शीतल को देखता है। शीतल हैरानी से बाहर कैंपस में हो रही गतिविधियों को देख रही थी और कॉलेज से बस निकलते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह मन में सोचती है, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी तो फुल एटीट्यूड में थे और अब हम सब क्या सोच रहे हैं। वैसे भी पुलिस वाले हैं, उनका तो काम ही जनता की मदद करना है। राज गाड़ी स्टार्ट कर कैंपस से बाहर निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज तेज कर देता है। थोड़ी दूर जाने पर ही मौसम और ख़राब हो जाता है और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। शीतल शीतल राज को देखकर धीरे से कहती है, आप आराम से चलाइए न प्लीज़। राज शीतल को देखकर शायद में गाड़ी रोककर सख्त होकर कहता है, उतरो। शीतल घबरा कर, क्या क्या कर रहे हैं आप? राज फुल एटीट्यूड में कहता है, तुम बैठो मेरी जगह और आराम से चलाओ। शीतल हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखकर कहती है, आपका मूड हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? हम बोल रहे हैं कि आगे का रास्ता डेंजर है, थोड़ा आराम से। राज शीतल को देखकर कहता है, लेक्चर खत्म हो गया हो तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो पीछे बस आ रही है, उसमें बैठा दूंगा। राज की बात सुनकर शीतल चुपचाप अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती है। राज म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है। आज एफएम वाले भी मौसम का मिजाज देखकर गाने बजा रहे थे। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना, प्यार से तेरे हद से गुजर जाना, इतना प्यार किसी पर पहली बार आया है। गाना सुनकर राज असहज महसूस करता है और तुरंत चैनल चेंज कर देता है कि फिर से बारिश का ही एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है। गाना सुनकर ही राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं शीतल असहज महसूस करने लगती है। राज अनीता के ख्वाबों में खोया हुआ मुस्कुराते हुए गाने का मजा ले रहा था। एफएम पर बार बार गाना बज रहा था, भीगी भीगी सड़कों पर मैं तेरा इंतजार करूं। बारिश की तरह ही तो तूने मुझ पर साया किया है, बरसों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश उड़ाया है, मेरा मुकद्दर संवारा है, यूं नया सवेरा जो लाया है, तू तेरे संग ही बीतानी है मुझको मेरे सारे जन्मों के सनम रे सनम रे। गाना सुनते ही शीतल एक नज़र राज को देखती है। राज गाने में डूबकर आराम से गाड़ी चला रहा था। वह एक नज़र शीतल को देखकर कहता है, कैसा हुआ पेपर? शीतल राज की आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखती है और धीरे से कहती है, बहुत अच्छा। इतने में ही राज का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन उठाकर राज कहता है, पापा रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊँगा। अंकित बेचैनी से कहते हैं, राज मौसम बहुत ख़राब है बेटा, संभल कर और धीरे धीरे गाड़ी चलाना। राज कहता है, डोंट वेरी पापा, एक बात और। अंकित कहते हैं, बोलो बेटा। राज कहता है, पापा वो गुस्सा की एंजल मेरे साथ है, मैं उन्हें घर छोड़ कर आऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अंकित राज की बात सुनकर हैरानी से कहते हैं, शीतल तुम्हारे साथ? लेकिन उसका तो आज पेपर था, वह इतनी देर बाहर कैसे? कुछ हुआ क्या? राज शांत होकर कहता है, कुछ नहीं हुआ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मैं घर आकर बात करता हूँ, शायद आगे रास्ता जाम है, देखना पड़ेगा। इतना कहकर फोन रख देता है। आगे ट्रैफिक पूरा जाम था। राज झुलझुला कर, क्या मुसीबत है, लेट पर लेट हो रहा है। शीतल राज को देखकर कहती है, शायद हमें। राज शीतल की तरफ देखता है तो वह अपना मुंह नीचे करके फोन चलाने लग जाती है। राज गाड़ी का गेट खोलकर बाहर देखता है। बारिश थोड़ी कम हुई थी। वह उतरकर थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम था। धीरे धीरे रोड क्लियर हो रहा था। शीतल धीरे से कहती है, क्या हुआ? राज गाड़ी स्टार्ट कर कहता है, कुछ नहीं, ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। पूरी सड़कों पर पानी ही पानी था। एकदम से बादल गरजने और बिजली चमकने से शीतल घबरा कर राज की बाहों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है।
अचानक हुई इस हरकत से राज एकदम से ब्रेक लगाता है और शीतल को कांपते हुए देखकर अचानक से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम ठीक थी। शीतल ऐसे ही आंखें बंद कर धीरे से कहती है, वो बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से हमें फोबिया है। शीतल को देखकर कहता है, पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी होकर बारिश का फोबिया? छोड़ो मेरा हाथ और सीधे बैठो। शीतल झटके से राज का हाथ छोड़ देती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर बैठे बैठे कांपने लगती है। राज उसको इस तरह देखकर झुंझुलाहट से कहता है, अब क्या करूं मैं ऐसा जो तुम्हारा डर कम हो? बोलो जल्दी। शीतल की आंखों में नमी थी, वह डर के मारे कांप रही थी। वह एक नज़र राज को देखती है और फिर से उसकी बाहों को कसकर पकड़कर अपना मुंह उसकी बाहों पर रख देती है। राज को एक अजीब सा एहसास होता है। वह चुपचाप शीतल को देखता है और धीरे धीरे ट्रैफिक से गाड़ी निकालता है। शीतल राज को पकड़े हुए अभी भी कांप रही थी। राज तुरंत हॉट एसी चालू कर देता है। करीब घंटे भर बाद लाइटिंग देखकर अंदाजा लग रहा था कि अजमेर आने वाला है। वह शीतल को आवाज़ देकर कहता है, अब ठीक हो तुम? शीतल आंखें खोल कर देखती है। लाइटिंग देखते ही उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। वह धीरे से कहती है, जी जी। राज अपने हाथ की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहता है, फिर सीधे बैठो। शीतल जल्दी से राज का हाथ छोड़ देती है और सीट पर सहारा लेकर सीधी बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राज शीतल को घर ड्रॉप करता है। शीतल गाड़ी से उतर कर कहती है, अंदर आइए। राज शांत होकर कहता है, पहले ही बहुत लेट हो गया है, घर पर इंतजार कर रहे होंगे सब, तुम जाओ। शीतल राज को बोलती है, थैंक यू। राज उसको एक नज़र देखता है और तुरंत गाड़ी मोड़कर बिना जवाब दिए निकल जाता है। शीतल हैरानी से कहती है, हमारे थैंक यू का जवाब भी नहीं दिया। इतना एटीट्यूड पता नहीं कैसे झेलेगी उसकी बीवी पर हम सब यह क्यों सोच रहे हैं? हमें क्या? इतना सोचकर बेल बजाती है। वर्षा आकर गेट खोलती है। सामने शीतल को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शेखर और सुमन शीतल को अकेले देखकर कहते हैं, शीतल, राज जी कहाँ हैं? तू अकेली कैसे? शीतल सोफे पर बैठते हुए कहती है, पापा वह चले गए, टाइम ज़्यादा हो रहा था, अंकल का फ़ोन भी आ गया था। सुमन कहती है, कोई बात नहीं बच्चा, यह बता तेरा पेपर कैसे हुआ? शीतल खुश होकर कहती है, बेस्ट पापा, मज़ा आ गया। वर्षा पानी लेकर आती है और शीतल से कहती है, शीतल तू फ्रेश होकर आ जा, सुबह से कुछ खाया नहीं खाया, डिनर रेडी है, हम सब तेरा ही वेट कर रहे थे। शीतल कहती है, वर्षा अंकल आंटी कहाँ हैं और डॉक्टर ने क्या कहा? वर्षा कहती है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, वह भी अभी खाना खा कर गए हैं, सुबह से सब यहीं थे, तू जल्दी आ, फिर मैं भी घर निकलूंगी। शीतल फटाफट फ्रेश होकर चेंज करके आती है। सब डिनर करते रहते हैं। उसके बाद शिखर जी वर्षा को घर छोड़ देते हैं। यहाँ देव सेजल घर पहुंचते हैं। कृष्णा दोनों को देखकर गले लगाती हैं और सीधा मंदिर में ले जाती हैं। दोनों माथा टेक कर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। निशांत और अंजू दोनों को गले लगाते हैं। निशांत देव के कान में कहता है, भाई भाभी के चेहरे की चमक बता रही है आपका हनीमून ट्रिप मस्त रहा। निशांत की बात सुनकर सेजल शर्मा जाती है। वह तुरंत वहां से कृष्णा और मीना के पास चली जाती है। अंजलि सेजल के पीछे जाकर उसको साइड हक करके कहती है, भाभी आपने तो भाई के होश उड़ा रखे हैं। देखिए अभी भी उनकी बेताब नज़रें आप पर ही हैं, एक पल भी आपको अकेले नहीं छोड़ रहे। बट हम बहुत खुश हैं आप दोनों के लिए। सेजल अंजलि की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सभी हॉल में बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, देव बेटा फ्रेश होकर चेंज कर लो, पूरा दिन ट्रैवलिंग में हो गया, थोड़ा रेस्ट करो फिर डिनर करते हैं। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको यह पार्ट कैसा लगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।